स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क एनआरबी फिटर क्वेश्चन पेपर को, जिसका एग्ज़ाम डेट है 25/9/2021। तो स्टेज 2 जो एडवांस टेस्ट था उसके पेपर को यहाँ पर हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। 2 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया गया था सॉल्व करने के लिए, और 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। ठीक, तो जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर 2 एग्जाम होते हैं बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। सबसे पहला जो होता है वो प्रीलिम्स होता है, क्वालिफाइंग। और इसमें जो क्वालिफाइंग का एग्जाम था काफ़ी ज़्यादा उसका लेवल हाई पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा टफ लेवल का था। तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्री वाले एग्जाम में दिक्कत हुई और वो सारे क्वेश्चन लोग याद भी नहीं कर पाए, तो इसलिए प्री वाले क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं टोटल। अभी उसका कलेक्शन जारी है, बट एडवांस के टोटल क्वेश्चन मिल गए हैं जो कि एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस सारे क्वेश्चन को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, सीरियल नंबर चेंज हो सकता है, बट ये वही एज इट इज़ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेकिंग कंसेंट्रिसिटी और भी कैन से ट्रूनेस ऑफ सिलेंड्रिकल जॉब। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिसका प्रयोग किसी आउटसाइड डायामीटर या कह लीजिए सिलेंड्रिकल जॉब की कंसेंट्रिसिटी या ट्रूनेस को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर। आपने देखा होगा जब हम लेथ मशीन में फोर्जा चक में जॉब को होल्ड करते किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब को, तो सबसे पहले क्या करना होता है, उसे हमें ट्रू करना पड़ता है। ट्रू करने का मतलब उसे एग्जैक्ट सेंटर हाइट पे चेक करना होता है। उसको हम बार बार तो किससे चेक करते हैं, तो यहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर का ही प्रयोग करके उसकी हम कंसेंट्रिसिटी को चेक कर रहे होते कि कितना अभी सेंटर से आउट है। हमें क्या करना होता है, वहाँ पर उसकी ट्रूनेस को चेक करना होता है। बेसिकली जो कंसेंट्रिसिटी है ये जीडीएनटी का पार्ट है। हम आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो जीडीएनटी पर बनाएंगे कि जीडीएनटी से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकेटर यूज्ड फॉर सिलेंड्रिकल जॉब। जो भी गोल आकार के जॉब होते हैं, सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं, उसके लिए किस प्रकार के लोकेटर का प्रयोग किया जाता है जॉब को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए? तो उसके लिए बी टाइप लोकेटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम क्वेश्चन के ज़्यादा डिटेल में ना जाके केवल क्वेश्चन को ही देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका क्या सही उत्तर चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने इसमें से कई बार डिटेल में डिस्कस कर रखा है सेपरेट सेपरेट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज्ड फॉर क्लैंपिंग जॉब्स इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में जॉब को क्लैंप करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टूल, यहाँ पर कुछ लैंग्वेज इस क्वेश्चन का अदर था कि टूल के रिस्पेक्ट में जॉब को क्लैंपिंग करने के लिए मास प्रोडक्शन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब होल्डिंग और क्लैंपिंग की बात की जाती है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? फिक्चर हो जाता है। फिक्चर का प्रयोग किया जाता है। और यदि इसमें एक सेंटेंस थोड़ा सा जोड़ दे कि टूल को गाइड करने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल क्लैंपिंग पूछा गया था विथ रिस्पेक्ट टू टूल के, तो क्या हो जाएगा? फिक्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम यूज्ड फॉर प्री हीटिंग द जॉब्स बिफोर वेल्डिंग। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कुछ ऐसे धातुएं होती हैं जिनको डायरेक्ट हम वेल्ड नहीं कर पाते हैं, उसको सबसे पहले क्या करना होता है? प्री हीट करना पड़ता है। उसको कुछ ताप पर पहले गर्म करते हैं, फिर उसके बाद उसकी हम वेल्डिंग करते हैं जिससे जोड़ सही से वो पकड़ ले। अगर वहां पर हम प्री हीट नहीं करते हैं तो जोड़ सही से नहीं लग पाता, उसकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो इस प्री हीटिंग के लिए किस प्रकार के फ्लेम का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है न्यूट्रल फ्लेम। आप सभी को पता है फ्लेम बेसिकली वेल्डिंग की कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और न्यूट्रल फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है किसके लिए? प्री हीटिंग के लिए। कई बार यहाँ पर पूछा जाता है कि गैस कटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मान लीजिए ये कोई आपका मेटल है, यहाँ से इसको 2 पार्ट में हमें कट करना है, तो इस कटिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, जैसे कि आपका एनएफसी का एग्जाम ऑलरेडी लग चुका है, उसका प्री का रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोग एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एनएफसी के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, चूंकि एनएफसी भी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ही अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास किसका मिश्रण होता है? तो आप सभी को पता है किसका मिश्रण होता है, कॉपर एंड जिंक का। कई बार इसका रेशियो पूछ लिया जाता है, तो 60 × 40, 60 और 40 का रेशियो। अगर आप इसे थोड़ा शॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3:2 का रेशियो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ब्रोंज पूछा जाए तो किसका मिश्रण होता है, कॉपर और टिन टिन का मिश्रण होता है। नट हैविंग स्लॉट इन रेज्ड पार्ट, बेसिकली यहाँ पर कैसल नट के बारे में पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कैसल नट एक ऐसा प्रकार का नट होता है जिसमें थोड़ा सा उसकी ऊंचाई क्या होती है, ज़्यादा होती है थिकनेस उसके, और उससे ऊपर उठे हुए भाग में क्या होता है, स्लॉट कटा होता है, जिसमें हम पिन वगैरह डाल करके नट को क्या करते हैं, इजिली काफ़ी अच्छे तरीके से उसको लॉक कर देते हैं कि बाद में वो ढीला ना होने पाए। तो ऐसा नट जिसके उठी हुई ऊंचाई पर क्या होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैसल नट कहते हैं। नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मोर मटेरियल इज रिमूव्ड। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रोसेस में सबसे ज्यादा धातु की मात्रा हटाई जाती है। आपके पास ऑप्शन थे मिलिंग, लैपिंग, होनिंग और बफिंग। लैपिंग, होनिंग, बफिंग, ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है। सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। इसमें बेसिकली ना के बराबर धातु की मात्रा हटाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, मिलिंग। इन चारों के कंपेयर में मिलिंग में सबसे ज्यादा धातु की मात्रा हटाई जाती है, क्योंकि मिलिंग क्या है, मटेरियल कटिंग प्रोसेस है, और ये सभी क्या है, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट, शेप ऑफ उड्रफ की के बारे में पूछा गया था कि जो उड्रफ की होती है उसका शेप कैसा होता है। तो कभी कभी दे दिया जाता है कि सेमी सर्किल के आकार का होता है, अर्धवृत्ताकार। कभी कभी अर्धवृत्ताकार अगर आपके ऑप्शन में नहीं होता है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर घुमा के पूछा जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल के सेगमेंट के रूप में, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं अर्धवृत्ताकार या सेमी सर्किल के शेप में उड्रफ की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ये लेथ मशीन ड्रिल एंड रीमर आर हेल्ड इन। लेथ मशीन पर जब भी हम ड्रिल और रीमर का प्रयोग करके कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उस समय ड्रिल या रीमर को लेथ मशीन के किस पार्ट में होल्ड किया जाता है, तो उसे कहाँ पर होल्ड करते हैं, टेल स्टाक में होल्ड किया जाता है। अगर आपको एक्स्ट्रा वहाँ पर ड्रिलिंग और रीमिंग का प्रयोग करना है, काउंटर बोरन, काउंटर सिंकिंग टूल का प्रयोग करना है, तो इन सभी अटैचमेंट को हम कहाँ पर लगाते हैं, टेल स्टॉक में इन सभी को होल्ड करके ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट, which of the following is not used in a taper turning attachment। ये क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन था इस पेपर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अटैचमेंट है या कौन सा ऐसा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग हम टेपर टर्निंग करते समय टेपर टर्निंग अटैचमेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन था वो हो जाएगा कैरियर। कैरियर आपको पता है, बेंटेल कैरियर, स्ट्रेट कैरियर, डॉग कैरियर, इन सब का प्रयोग कब किया जाता है, तो जब कभी किसी लंबे जॉब को हम सेंटर के मध्य बांध कर, मतलब डेड सेंटर और लाइव सेंटर के मध्य बांध कर कोई ऑपरेशन करते हैं, तो वहां पर उस समय इसको सपोर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैरियर का प्रयोग किया जाता है। ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेपर से रिलेटेड, बेसिकली कि निम्नलिखित में से किसमें स्ट्रोक कम समय लेता है। वहां पर बेसिकली फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक के बारे में उसके पूछने का मतलब था। तो आप सभी को पता है सेपर में फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का रेशियो क्या होता है, 3:2 होता है। अगर फॉरवर्ड स्ट्रोक में 3 मिनट का टाइम लगेगा तो रिटर्न स्ट्रोक में 2 मिनट का टाइम लगेगा। इसीलिए क्या प्रयोग किया जाता है सेपर में, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर आंसर सही क्या हो जाएगा, रिटर्न स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक में कम टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग टीथ, दो परस्पर जो पास वाले दांते होते हैं उनके बीच की जो सेंटर डिस्टेंस होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता है इसे क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। चाहे आप गियर में बात कर लें, चाहे जिसमें भी बात करें, अगर आप सिंपल सा हेक्सा ब्लेड का ही एग्जांपल ले लो तो वहां पर भी जो दो तीत होंगे पास पास के, इनके बीच की जो दूरी होगी सेंटर डिस्टेंस, उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे पिच के नाम से जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियरेंस फिट ऑलवेज प्रोवाइड, क्लियरेंस फिट में क्या होता है, तो क्लियरेंस फिट में हमेशा क्या प्राप्त होता है, लूज फिट प्राप्त होती है। क्लियरेंस मतलब कुछ ना कुछ उसके बीच में स्थान होगा। क्लियरेंस फिट मतलब
जो आपका शाफ्ट है और होल है, इनका जब आप मैक्सिमम शाफ्ट का साइज ले लो और मिनिमम होल का साइज ले लो, दोनों को आपस में फिट करो, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको गैप मिलेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, क्लियरेंस फिट कहते हैं। और ये कब प्राप्त होती है, तो हमेशा इसमें लूज फिट प्राप्त होती है, इसमें हमेशा पॉजिटिव अलाउंस होता है। अगर बात करें इंटरफेरेंस फिट की, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको स्लैकनेस प्राप्त होगी, मीन्स वहाँ पर टाइट थोड़ा रहेगा, उसमें निगेटिव अलाउंस मिलेगा। और ट्रांजिशन फिट में कभी पॉजिटिव अलाउंस मिलता है और कभी निगेटिव अलाउंस मिलता है, दोनों वहाँ पर मिलता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट कटिंग, स्क्रैचिंग, पेनिट्रेशन और एब्रेशन। धातु का वो गुण जिससे वो क्या करता है, कटिंग का, स्क्रैचिंग का, पेनिट्रेशन का या एब्रेशन का क्या करता है, वो विरोध करता है। मतलब अपने ऊपर किसी अन्य धातु के द्वारा कटिंग का विरोध करेगा, स्क्रैचिंग का विरोध करेगा, पेनिट्रेशन का विरोध करेगा, और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए अदर मटेरियल को, तो कट कर सकेगा, पेनिट्रेट कर सकेगा। तो इस गुण को क्या कहा जाता है, तो इस गुण को कहा जाता है हार्डनेस। क्या कहते हैं इसे, हार्डनेस के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीजल यूज्ड फॉर चिपिंग शार्प कॉर्नर इज नोन एज। बेसिकली जब आप राइट एंगल पे, कोई राइट एंगल का जॉब है, वहां पर जो शार्प कॉर्नर होते हैं, शार्प कॉर्नर को फाइल करने के लिए या बी टाइप ग्रुप बनाने के लिए किस प्रकार की चीजल का प्रयोग किया जाता है, तो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। जहां भी शार्प कॉर्नर या बी टाइप के ग्रुप को वहाँ पर फिनिश करना होता है, तो उसके लिए डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। कीबे स्लॉट काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो क्रॉस कट चीजल है, कैप चीजल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, स्क्राइबर आर मेड ऑफ। स्क्राइबर किससे बने होते हैं, तो स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो एडवांस लेवल का पेपर था काफ़ी इजी पूछा गया था, जो प्री लेवल का पेपर था काफ़ी ज़्यादा टफ पूछा गया था यहाँ पर। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज नोन एज। किसी भी जॉब की जो उसकी उच्चतम सीमा है और जॉब की निम्नतम सीमा है, उन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसे टॉलरेंस के नाम से जाना जाता है। टॉलरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू ए वायर विदाउट फ्रैक्चर इज टर्म एज। बेसिकली यहाँ पर डक्टिलिटी के बारे में उसने डक्टिलिटी की परिभाषा पूछी थी कि किसी भी मटेरियल का वो गुण जिसके द्वारा उसे बिना फ्रैक्चर किए हुए, बिना परमानेंट डिफॉर्मेशन, बिना किसी फ्रैक्चर के उसे क्या किया जा सके, डिफॉर्म किया जा सके, वायर के रूप में उसे परिवर्तित किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, तो उसे डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहते हैं तन्यता। द गेज यूज्ड फॉर चेकिंग द गैप बिटवीन टू मैचिंग पार्ट। दो परस्पर मिलने वाले पार्टों के बीच में अगर आपको गैप चेक करना है, तो किस गेज का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। एंगल ऑफ ड्रिल ग्राइंडिंग गेज इज। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल कितना होता है, तो ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल 121 डिग्री होता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ लॉक वाशर या फिर एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर पूछा गया था। लॉक वाशर का क्या एडवांटेज होता है, इसे क्यों यूज करते हैं, तो इसका बेसिकली प्रयोग किया जाता है प्रोवाइड और इंक्रीज बियरिंग सरफेस बिटवीन बोल्ट एंड नट। जो भी आपकी असेंबली है, तो उस असेंबली में बोल्ट और नट के बीच में थोड़ा बियरिंग सरफेस प्रोवाइड करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए वहां पर लॉक वाशर का प्रयोग किया जाता है, जिससे बाद में घर्षण के कारण वो दोनों क्या हो, आपस में अच्छे से पकड़ लें, टाइट जॉइंट बना लें और नट हमारा लूज ना हो बोल्ट पे। तो इसके लिए लॉक वाशर का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ बी ब्लॉक। बी ब्लॉक का प्रयोग क्या होता है, तो टू होल्ड द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। जो भी गोलीय सिलेंड्रिकल आकार के जॉब होते हैं, उसको होल्ड करने के लिए बेसिकली किसका प्रयोग किया जाता है, बी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट का प्रयोग क्या होता है, तो किसी भी जॉब की ट्रूनेस या फिर फ्लैटनेस चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी फ्लैट जॉब है, तो ये कितना फ्लैट है, कितना ये ट्रू मशीन किया गया है, इसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सरफेस प्लेट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेज हैविंग, जस्ट 1 मिनट,
द गेज हैविंग गो एंड नो गो ऑन द सेम एंड। किस गेज में गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं तो उसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो सिरा और नो गो सिरा दोनों क्या होता है, एक ही सिरे पर होता है। इन ये ड्रिल बिट इन ए ड्रिल द पार्ट बिटवीन फ्लूट, आप लोगों ने ड्रिल देखा होगा, तो ड्रिल में बेसिकली दो फ्लूट के बीच की जो दूरी है, दो फ्लूट के बीच का जो गैप बचता है, उस भाग को किस नाम से जानते हो, तो उसे बेब के नाम से जानते हैं। ठीक, ये दो ड्रिल के दो फ्लूटों के बीच का क्या होता है, भाग होता है। यहाँ पर अगर आपसे एडवांस थोड़ा पूछा जाए बेब से, तो कई बार पूछा जाता है जब हम ड्रिल में सैंक की तरफ बढ़ते हैं तो बेब पे क्या इफेक्ट कर पड़ता है, तो बेब की मोटाई क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे पॉइंट की तरफ आते हैं तो बेब क्या होता जाता है, पतला होता जाता है। जैसे जैसे आप सैंक की तरफ बढ़ते हैं तो बेब क्या होता जाता है, मोटा जा होता जाता है। क्या है, फ्लूट में सॉरी ड्रिल में फ्लूट दो फ्लूट के बीच का क्या होता है, स्थान होता है, भाग होता है। इलास्टिसिटी की यहाँ पर बेसिकली डिफिनेशन दी गई थी, आप लोगों से पूछा गया था। सभी को पता है इलास्टिसिटी क्या है, किसी मेटल पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाता है, और जब इस एक्सटर्नल फोर्स को हम रिमूव कर लेते हैं तो फिर से क्या कर लेती है, वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप एंड साइज को रीगेन कर लेती है। तो इसी को इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वहां पर चेकिंग स्क्वायरनेस हो जाएगा। स्क्वायरनेस चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक और पूछा गया था, सेपरेट सेम की स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस अगर आपको किसी जॉब की चेक करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। कई बार यहाँ पर ट्राई स्क्वायर का प्रयोग पूछा जाता है और ऑप्शन में दिया जाता है 90 डिग्री से रिलेटेड, कि 90 डिग्री को चेक करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है ट्राई स्क्वायर क्या करता है, हमेशा चेकिंग का काम करता है, मेजरिंग का काम नहीं करता है। ठीक, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या टिक करेंगे, 90 डिग्री एंगल को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष माप लेता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन था इनसाइड कैलिपर। कैलिपर बेसिकली क्या करते हैं, इनडायरेक्ट माप लेते हैं, फिर इसकी माप को हम स्टील रूल पर ट्रांसफर करते हैं। मिनिमम मेजरमेंट that can be taken by any instrument or read by any instrument is known as, किसी भी यंत्र द्वारा जो सूक्ष्मतम माप ली जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे लीस्ट काउंट के नाम से जाना जाता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ले लो, वर्नियर का ले लो, मीट्रिक में 0.02, माइक्रोमीटर ले लो 0.01, इसी प्रकार आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट वेरी करते रहते हैं। तो किसी भी यंत्र के द्वारा जो सूक्ष्मतम माप मापी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे लीस्ट काउंट के नाम से जानते हैं। मिलिंग कटर मटेरियल, बेसिक यहाँ पर कटर मटेरियल के बारे में पूछा गया था। जो मिलिंग के कटर होते हैं किस धातु के बनाए जाते हैं, तो ये हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, HSS 184A। द टूल यूज्ड फॉर enlarging and finishing previously drilled hole, the tool used for enlarging by finishing previously drilled hole to accurate size is known as, पहले से कोई होल ड्रिल किया हुआ है, इस होल को थोड़ा सा इनलार्ज करते हुए फिनिश करके एग्जैक्ट साइज में जो टूल फिनिश करता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे रीमर के नाम से जाना जाता है। और जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहते हैं, इसे रीमिंग के नाम से जानते हैं। इन ये ड्रिल स्लॉट कट्स इन लेंथ वाइज नोन एज, ड्रिल में उसकी लंबाई में जो पूरी लंबाई में खांचे कटे होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे फ्लूट के नाम से जानते हैं। ठीक, फ्लूट का काम क्या होता है, तो फ्लूट ही कहीं ना कहीं कटिंग एज का निर्माण करती है और फ्लूट के द्वारा ही चिप्स बाहर निकलते हैं, कूलेंट कटिंग एज तक पहुंचती है, गर्मी बाहर निकलती है। तो इसके कई सारे उपयोग होते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था ड्रिल बिट में जो उसकी लंबाई में खांचे कटे होते हैं घुमावदार, उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे फ्लूट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलेंट यूज्ड व्हेल वर्किंग ऑन एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम के जॉब पर ड्रिलिंग रीमिंग टैपिंग कुछ भी करते समय
किस प्रकार के कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। इसी से मिलता जुलता आपके एग्जाम में पूछा जाता है कास्ट आयरन से, तो कास्ट आयरन के लिए किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते या फिर सिंपली ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं। जनरल मटेरियल के लिए पूछा जाए माइल्ड स्टील वगैरह के लिए, तो सोल्यूबल ऑयल की तरफ आप जा सकते हैं। द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल डिपेंड अपॉन व्हाट, किसी भी ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है किस पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है मटेरियल टू बी ड्रिल्ड की किस मटेरियल की हम ड्रिलिंग करने जा रहे हैं। जिस प्रकार का मटेरियल होगा उस प्रकार के पॉइंट एंगल वाले का चुनाव करते हैं। हार्ड मटेरियल है तो उसके लिए ज़्यादा पॉइंट एंगल वाले का चुनाव करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल है तो उसके लिए कम पॉइंट एंगल वाले ड्रिल का चुनाव किया जाता है। जो स्टैंडर्ड ड्रिल बिट होती है, स्टैंडर्ड जो ड्रिल होती है उसका पॉइंट एंगल जो है सामान्यतः कितना रखा जाता है ड्रिल का, तो ड्रिल का स्टैंडर्ड पॉइंट एंगल कितना होता है, 118 डिग्री रखा जाता है। अब अगर हार्ड मेटल है तो 118 से ज़्यादा रखेंगे, सॉफ्ट है तो 118 से कम रखेंगे। नॉर्मल माइल्ड स्टील वगैरह के लिए कितना रखा जाता है, 118 डिग्री इसका पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर फीड की परिभाषा पूछी गई थी। द डिस्टेंस दैट ड्रिल एडवांस इन ए जॉब इन वन कंप्लीट रोटेशन इज नोन एज, किसी भी जॉब के अंदर ड्रिल एक चक्कर में जितना धातु के अंदर प्रवेश करता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे फीड के नाम से जानते हैं। ठीक, फीड और स्पीड में थोड़ा सा ही अंतर है। फीड क्या होता है, एक रोटेशन में ड्रिल धातु के अंदर जितना प्रवेश करता है उसी को कहते हैं फीड है। और जब कटिंग स्पीड की बात की जाती है तो यहाँ पर आ जाता है 1 मिनट में धातु के अंदर जितना प्रवेश करता है या फिर 1 मिनट में जितना धातु हटाता है वही क्या होती है, उसकी कटिंग स्पीड होती है। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग व्हील इज मेड अप ऑफ, ग्राइंडिंग व्हील किससे बनाए जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार वहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड सही था कि ग्राइंडिंग व्हील किससे बने होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड से बने होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेन साइज एंड ग्रेन नंबर आर, ग्रेन साइज और ग्रेन नंबर आपस में किस प्रकार से संबंधित होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मान लीजिए ग्रेन साइज अगर आपका ग्रेन नंबर 10 से 24 है तो 10 से 24 का मतलब क्या हो, बहुत ही कोर्स है। कोर्स मतलब जो इसके साइज हैं, दांते हैं, उसके जो ग्रेन है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर जब आपका ग्रेन नंबर कम है तो इसके जो ग्रेन साइज है काफ़ी बड़ा बड़ा है। इसी को अगर आप 30 से लेकर के 60 के बीच में चले जाओ, मीडियम के बीच में, तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेन नंबर क्या हुआ, बढ़ा, लेकिन यहाँ इसका ग्रेन साइज क्या हो जाएगा, इसकी अपेक्षा थोड़ा छोटा हो जाएगा। और जब आप फाइन की तरफ जाएंगे 200 से 600 के बीच में तो यहाँ पर नंबर काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन उसका जो ग्रेन का साइज होगा क्या होगा, काफ़ी छोटा छोटा हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ग्रेन नंबर बढ़ेगा तो ग्रेन साइज घटेगा, ग्रेन साइज घटेगा तो ग्रेन नंबर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ये दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक चीजल का फिगर दिया गया था और पूछा गया था यहाँ पर जो गामा है, गामा एंगल, इसे क्या कहते हैं, तो ये क्या होता है, रैक एंगल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अगर अल्फा की बात करें तो ये क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। और बीटा इन दोनों फ्लैंक के बीच का एंगल होता है तो इसे पॉइंट एंगल कहते हैं। और सेंटर एक्सिस से लेकर के जो आपकी बॉटम सरफेस के बीच की इस एंगल की बात की जाए तो इसे इंक्लाइनेशन एंगल के नाम से जानते हैं, झुकाव कोण। यहाँ पर जो अल्फा है ये क्या हो जाएगा, क्लियरेंस हो जाएगा। बीटा मीन्स इन दोनों फ्लैंक के बीच का एंगल पॉइंट एंगल हो जाएगा। गामा ऊपर रैक एंगल हो जाएगा। और एक्सिस से डाउन बॉटम सरफेस के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इंक्लाइनेशन एंगल या झुकाव कोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डायल का एक न्यूमेरिकल दिया गया था। आप लोगों ने डायल का फिगर बेसिकली देखा होगा, जब आप लोगों ने निम्मी का सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक सिंपल सा फिगर दिया होता है। उस फिगर को डायरेक्टली एज इट इज यहाँ पर पूछ लिया गया था। तो इसका टोटल आंसर क्या था, 26.2 इसका टोटल आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, फाइल यूज्ड फॉर कटिंग फिनिशिंग स्लॉट ग्रूव और शार्प कॉर्नर मोर देन 10 डिग्री। ठीक, 10 डिग्री से अधिक, जब हमें 10 डिग्री से अधिक किसी कॉर्नर की फाइलिंग करनी होती है, शार्प कॉर्नर बेसिकली या स्लॉट या ग्रुप की फाइलिंग करनी होती है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर का यहाँ पर एक आपको फिगर दिया गया था, कुछ इस प्रकार से पूरा वर्नियर कैलिपर दिया गया था, मैंने केवल आधा बनाया है। तो यहाँ पर इसने डेप्थ प्रोब पर क्या किया था, फोकस किया था डेप्थ बार पर और पूछा था
कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे डेप्थ बार के नाम से जाना जाता है। कि यूज्ड इन शाफ्ट एंड पुली, या कह सकते हैं कपलिंग में किस प्रकार की का प्रयोग किया जाता है, या दो शाफ्ट और पुली को जब हम आपस में अटैच करते हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए किस प्रकार की का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें बेसिकली जिब हेड की का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, टू प्रिवेंट स्लेकनेस ऑफ नट ड्यू टू वाइब्रेशन। बेसिकली जब भी नट बोल्ट को हम लगाते हैं तो यहाँ पर जब झटके लगते हैं आपस में, तो नट बोल्ट क्या हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो झटके के कारण उनको ढीला होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके बीच में स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि स्प्रिंग क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है जब उस पर लोड पड़ेगा, और जब लोड रिमूव होगा तो एनर्जी क्या करेगी, रिलीज कर देगी। तो इसलिए वहां पर स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। मेन डिफरेंस बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में जो मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है, तो ये डिपेंड करता है इनके मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फिलर मेटल। जो इनके फिलर मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उसी के अनुसार बेसिकली यहाँ पर अंतर होता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मेन डिफरेंस बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में मुख्य अंतर क्या होता है, तो उनके फिलर मेटल के मोल्टिंग पॉइंट का बेसिकली क्या होता है, वहां पर मेन डिफरेंस होता है। आप सभी को पता है सोल्डरिंग में कितना टेम्परेचर रखा जाता है, तो सोल्डरिंग में जो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री से नीचे, बेसिकली 96 से लेकर के 255 डिग्री सेल्सियस आपके एग्जाम में दिया जाता है, ये टेम्परेचर होता है सोल्डरिंग का। और जब ब्रेजिंग में बात की जाती है तो ब्रेजिंग में ताप मिनिमम 450 होता है, 450 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, ये टेम्परेचर ऊपर ही रखा जाता है। तो किस में आती है, ब्रेजिंग में आती है। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सोल्डरिंग से रिलेटेड, कि सोल्डरिंग में जब हमें इस जो हमारा फिलर मेटल होता है उसका गलनांक घटाना होता है, बढ़ाना होता है सोल्डर का, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो गलनांक बढ़ाने के लिए वहां पर एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है, और गलनांक को घटाने के लिए वहां पर बिस्मथ का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर घटाना है तो बिस्मथ, बढ़ाना है तो एंटीमनी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी हैमर्ड आउट इनटू थिन शीट इज नोन एज, किसी भी धातु को हैमरिंग करके पतले शीट के रूप में बदलना क्या कहलाता है, तो मैलेबिलिटी के नाम से जानते हैं। आघात वर्धनीयता, कटिंग ऑफ शीट मेटल इन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज, एक सीधी रेखा में धातु को काटना क्या कहलाता है, तो जो आप सीधी रेखा में किसी शीट को काटते हैं तो उसे स्लिटिंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, स्लिटिंग। ठीक, जब धातु को हम एक सीधी रेखा में काटेंगे तो उसे क्या कहेंगे, स्लिटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ वायर शीट मेजर्ड विथ वायर गेज आर एक्सप्रेस्ड इन, किसी भी वायर को या फिर शीट को अगर हम वायर गेज के द्वारा क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो उसके साइज को किस में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसके साइज को गेज नंबर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे जैसे गेज का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे सीट का साइज बढ़ता जाता है। गेज का नंबर कम है तो साइज कम है, नंबर ज्यादा है तो उसका साइज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेन प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम सीट इज, एल्युमिनियम सीट की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है जिसके कारण इसे ज्यादा से ज्यादा एरोस्पेस इंडस्ट्री में, यातायात वाहन बनाने के लिए, इन सभी में प्रयोग करते हैं, तो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मेन प्रॉपर्टी होती है इसकी लाइट वेट, ये काफी क्या होता है, हल्का होता है। इसीलिए एल्यूमिनियम का प्रयोग इन सभी एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। तो ये था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क एनआरवी फिटर का एडवांस टेस्ट पेपर, एग्जाम डेट 25/9/2021। आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। यही सारे क्वेश्चन एज इट इज टोटल ये 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं है। टोटल हमने वही क्वेश्चन पिकअप किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाएं, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।